हेमंत अत्री जी, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम श्योर आपने सुनी होगी, जैसे आप हमेशा करते हैं। और मुझे ये बताइए कि आपका क्या टेक है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिस तरह के सवाल पूछे गए और खासतौर पर जो डाउट्स तमाम थे, उन डाउट्स का जवाब जिस तरह से दिया गया, क्या आपको वो सेटिस्फैक्ट्री लगता है? और क्या हरियाणा में जैसे ही बीजेपी को जीत मिली और उसके हौसले बुलंद हुए और हेडलाइंस मैनेजमेंट का एक जो पूरा खेल शुरू हुआ है, तो ये बहुत जल्द ही तारीखों का ऐलान होना था, ये शायद आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। देखिए बुशरा जी, सबसे पहले तो मैं आत्ममुग्ध राजीव कुमार जी को बधाई दूंगा कि कम से कम दो स्टेटों का चुनाव तो वो साथ करा पा रहे हैं। अदरवाइज तो वो तो अलग अलग भी करा देते थे ना, आपको ध्यान होगा हिमाचल प्रदेश और गुजरात का अलग कर दिया था उन्होंने। इस बार भी इन्होंने परंपरा तोड़ी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव इकट्ठे होना था। लेकिन कब चुनाव हो रहा है? बिल्कुल प्रेसिंग लाइन्स के ऊपर। 26 तारीख को, 26 नवंबर को जो अपने महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो समझ लीजिए कि क्या कारण रहे होंगे। आपने एक साथी से सवाल पूछा, सुनीलम जी से, कि ये चुनाव का कार्यक्रम तय कैसे होता है, ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है इसका, क्योंकि मैंने 20 एक साल चुनाव आयोग कवर किया है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो मौजूदा चुनाव आयोग है उसको चुनाव का कार्यक्रम मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आमतौर पे परंपरा ये रही है कि होम मिनिस्ट्री से और बाकी जो कंसर्न नोडल मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ बात करके, सुरक्षा एजेंसियों की उपलब्धता देख करके, वो सारा देख करके तब चुनाव कार्यक्रम तय हुआ करते थे। अब तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर चुनाव कार्यक्रम बनता है, प्रधानमंत्री कार्यालय उसको इशारा करता है और होम मिनिस्ट्री से फाइल वापस इलेक्शन कमीशन में आकर के तब ये चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है। ये आपको आज के चुनाव कार्यक्रम से भी दिख गया होगा कि वो क्यों चुनाव, क्या लॉजिक है कि महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुआ। और अगर त्योहारों के कारण नहीं हुआ तो वो त्योहार हरियाणा में भी थे, वो त्योहार सब जगह थे, त्योहार सारे कॉमन है, कोई कहीं पे बड़ा है, कोई छोटा है। दूसरी बात, जो राजीव कुमार जी ने एक शुरुआत की बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा कि हमारे जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स है, चुनाव के गोल्ड स्टैंडर्ड्स, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के गोल्ड स्टैंडर्ड्स को दुनिया देख रही है। ये दावा केवल राजीव कुमार ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। या तो कोई राजनेता कर सकता है, नरेंद्र मोदी टाइप, अमित शाह टाइप, या वो राजीव कुमार कर सकते हैं। जो चुनाव आयोग ना तो चुनाव कार्यक्रम अपनी मर्जी से घोषणा करता किसी भी तरीके का, प्रधानमंत्री कब तक प्रचार करेंगे, वो जब समाप्त होकर थक जाते हैं उसके बाद चुनाव कार्यक्रम आता है। तमाम स्टेट्स के अंदर देख लीजिए आप, ठीक है। और जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो अवहेलना सत्तारूढ़ पार्टी लगातार कर रही है, आज से नहीं, 2019 से मैं बात करूंगा। आपको ध्यान है पुलवामा के शहीदों के फोटोग्राफ्स प्रधानमंत्री की बैकग्राउंड में थे राजस्थान में, और उन्होंने क्या कहा था कि साहब, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है? एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें क्या है कि आप किसी शहीद के नाम पे, सेना के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या किसी चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी दिया था क्या? और उसी कारण से अशोक लवासा जो तत्कालीन चुनाव आयुक्त थे, जिनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनना था, उनको इस्तीफा देकर जाना पड़ा था डिफरेंस ऑपिनियन के कारण। उनका डाइसेंट नोट जारी भी नहीं किया गया था। वो स्टोरी हमने की थी, आपको याद होगा। उसके बाद अब जो स्थितियां है, जो अभी जो हाल का जो लोकसभा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा कि आपकी भैंस छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन के उनको दे देंगे। ये सारे जो शब्द थे, ये वर्टिकल डिवीजन के थे या नहीं थे? समाज के अंदर धर्म और जाति के आधार पर बांटने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया? आज की तारीख में हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीमान राजीव कुमार हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया कहते हैं। सुना है ना आपने उनके मुंह से डिजिटल इंडिया? और ऐसा डिजिटल इंडिया है कि आज पोलिंग होती है और 5-5, 7-7 दिन तक उसकी पोलिंग का परसेंटेज नहीं आता। हरियाणा तो इतना छोटा सा स्टेट है, 5 तारीख को पोलिंग हुई थी, 7 तारीख की रात को पोलिंग का फिगर्स आया। 2 दिन तक क्या कर रहे थे आप? तो ये इनके गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं। यानी कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का खाता सील कर दिया जाता है, किया कि नहीं किया? अभी तक खाता जी। सील पड़ा है कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद जो भी शिकायतें जाती है उसमें चुनाव आयोग कोई ध्यान नहीं देता है। आज की तारीख में जब चुनाव का आप 8, 9, 10 बजे तक रात को फाइनल पोलिंग का डेटा दे सकते हैं, और पार्लियामेंट में तो 9-9, 10 दिन तक नहीं दिया था। वो क्यों नहीं दिया था? और हैरान मैं इस बात से था कि आज किसी ने वो सवाल उनसे पूछा नहीं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब वीवीपैट हर एक ईवीएम के साथ लगी हुई है तो उनकी गिनती क्यों नहीं की जानी चाहिए? या तो वो लगाई गलत है, फिर 5% के साथ ही लगा देते। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था, आपको ध्यान हो, उन्होंने कहा था कि अगर किसी कर्म उसको
प्रत्याशी को जो नंबर 2 या 3 पे आया है, उसको काउंटिंग के रिजल्ट्स में कोई भ्रम है, कोई दिक्कत है, तो वो पैसे जमा करके और उसके जो मेमोरी है उसको करवा के खुलवा सकता है। तेलंगाना का चुनाव हुआ, आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने उसके लिए पेमेंट जमा करा दी। चुनाव आयोग ने क्या किया पता है आपको? उन्होंने कहा कि हम कोई मैचिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बंट मेमोरी कुछ नहीं करेंगे, हम आपको डेमो दिखा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनकी ब्लेटेंट वायलेशन की गई। तो अगर ये राजीव कुमार के आत्ममुग्धता जरूर है, बड़े बड़े दावे करने के बड़े शौकीन हैं, आज आप भाग्यशाली रही कि आपको उनकी जो वो शेरो शायरी है उससे बच गए आप लोग, सारा देश बच गया। वो शेरो शायरी भी बड़ी खतरनाक किस्म की करते, तुकबंदी जो करते थे, आज शायद पिछली बार जो उनका जुलूस निकला सोशल मीडिया में, उसके बाद शायद वो बचाव कर गए उससे, तो देश उनकी शेरो शायरी से बच गया। लेकिन सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, जो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल आज उठ रहे हैं, वो देश के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक नहीं उठे। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राजीव कुमार की कार्यशैली है या नहीं है? वो सबको संविधान बताने चल पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की 20 सीटों को लेकर के 8 तारीख को कंप्लेंट दी थी, काउंटिंग के तुरंत बाद शाम को 6 बजे, अगर आपको याद हो। उस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैंने आपको चिट्ठी भी भेजी है, जयराम रमेश की चिट्ठी आपके पास व्हाट्सएप पर। 8 तारीख को थी, आज कितनी तारीख है? चुनाव आयोग कब जवाब देगा? जबकि 15 तारीख के बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, 7 ही दिन का टाइम है। तो चुनाव आयोग के इसका मतलब ये चाहता है कि उसको चैलेंज ना किया जाए। एक पार्टी ऑफिशियली पहले कंप्लेंट करेगी तो किसको करेगी? चुनाव आयोग को करेगी ना। और चुनाव आयोग अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा तो कंसर्न कैंडिडेट कैसे उसमें अप्लाई करेगा काउंटिंग के लिए, वीवीपैट की मैचिंग के लिए? बताइए आप। तो मैंने आपको चिट्ठी भेजी जो जयराम रमेश ने 14 तारीख को लिखी है कि साहब अभी तक आपका कोई, हमने 20 कंप्लेंट दी थी, आपका एक पर भी जवाब नहीं आया है। 20 कंस्टिट्यूंसी की कंप्लेंट थी और 90 हाउस है हरियाणा के अंदर और 20% की शिकायत है। मतलब समझ जाइए आप कि 22-23% का डाउटफुल रिजल्ट है। और क्या दावा कर रहे हैं राजीव कुमार बैठ के? लेवल प्लेइंग फील्ड, ईमानदारी, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाबदेह। ये इनके मुंह से शोभा देता है क्या? तो पूरा देश देख रहा है कि चुनाव आयोग देश का एक स्वतंत्र, चुनाव आयोग इस देश का एक स्वतंत्र निकाय नहीं है। चुनाव आयोग सरकार का वॉचडॉग भी नहीं है। चुनाव आयोग सरकार का महकमा बन गया है। और राजीव कुमार का जो कार्यप्रणाली है जो पूरे चुनाव आयोग की, वो किसी भी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट की तरह है। वो किसी के प्रति जवाब नहीं है, केवल सरकार के प्रति जवाब दे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है और उसके बावजूद वो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड बता रहे हैं। तो मैं कहता हूं इससे अच्छे तो हमारे आयरन स्टैंडर्ड ही अच्छे थे। कम से कम देश के लोगों को भरोसा तो था। और लोकसभा चुनाव से पहले जो देश में सर्वे हुआ था, अगर आपको याद हो, तो केवल 27% लोग चुनाव आयोग की निष्पक्षता से सहमत थे। यानी कि 73% लोग चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, उसकी निष्पक्षता, उसकी पारदर्शिता पर शक कर रहे थे। तो ये चुनाव आयोग है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो राजीव कुमार को भी मुबारक और मोदी जी को भी मुबारक। ये जो डेमोक्रेसी चल रही है, ये जो लैब मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट चल रहा है, ये ईवीएम के थ्रू जो मैनिपुलेशन चल रही है, एक चीज निश्चित मानिए, ये लंबे समय तक नहीं चलेंगी। लोग, जनता सड़कों पर आएगी और तब इनको पता लगेगा कि क्या स्थिति है। जी देखिए, जब से मोदी जी का नया मॉडल आया है ना, नया भारत बनाया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, तो यहां पर चुनाव तंत्र का हो रहा है, लोक का चुनाव नहीं है। ये केवल एक मैकेनिकल एक्सरसाइज है, एक अर्थमेटिकल एक्सरसाइज है, मैथमेटिकल एक्सरसाइज है। उसके अलावा कॉमन मैन की एक्सरसाइज नहीं बची है ये। आपने लगातार देखा होगा पार्लियामेंट के चुनाव में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा काउंट कैसे हो गए? उसके डेटा क्यों नहीं आया सेम डे? तो तमाम सवाल इलेक्शन कमीशन की कनाइवेंस से खुद क्रिएट करवाए जा रहे हैं और एक खास तरीके का डेटा मैनिपुलेशन पूरे देश में हो रहा है। ये अपोजिशन पार्टियों को समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि तमाम सबूत देने के बाद, तमाम डेटा देने के बावजूद उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हम इस बात को उठाएंगे जोर शोर से तो हमारी डिफिटिस्ट अप्रोच होगी। मुझे लगता है कि अपोजिशन की ये अप्रोच बहुत ही गलत है। अगर उनको रेलेवेंट रहना है देश के अंदर और देश के लोकतंत्र को बचाना है, उनको किसी भी सूरत, जो ये सारा धंधा चला रखा है चुनाव आयोग ने, इसके खिलाफ आपको डिसाइसिव आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी अब कोई बहुत ज्यादा मुझे तो उम्मीद है नहीं। जिस तरीके से गणेश पूजा हुई ना, वहां पर एक व्यक्ति किसी के घर गए और वहां पर घंटियां बजा रहे थे, तो वो घंटी गणेश पूजा की नहीं थी, वो कुछ और था। वो कुछ सुना रहे थे, देश को दिखा रहे थे और उन्होंने खुद ही वो फोटोग्राफ ट्वीट किए। अदरवाइज कोई मैं आपके घर पूजा करने आया भी हूं तो दैट इज ए पर्सनल इशू।
उसको ट्वीट करने की, फेसबुक पे डालने की कोई बात नहीं होती है। तो इस देश के अंदर मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। और एक चीज आपको ध्यान हो, मैंने हरियाणा के बारे में भी कही थी आपको, कि मोदी गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग हरियाणा। सेम इज द केस विद महाराष्ट्र एंड झारखंड। उनके जितने भी फाइनेंसर्स हैं मोदी जी के, जितने भी उनके उद्योगपति पूंजीपति मित्र हैं, उन सब के वेस्टेड इंटरेस्ट कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। उनको पूरे वो कब कर सकते हैं? जब उनके हाथ में सत्ता हो। झारखंड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका है? जो मोदी जी के मेन स्पॉन्सर है, जिनको वो केन्या तक प्रोजेक्ट बनवा के लाते हैं जाकर के। श्रीलंका का केस आपके सामने था, बांग्लादेश का केस आपके सामने था, फ्रांस का केस आपके सामने था, और क्या देखना बाकी है? तो किसी भी हद तक जाएंगे। चुनाव आयोग इनके साथ हैंड इन ग्लव है, पूरे तरीके से मिला हुआ है। अब केवल अपोजिशन को ये देखना है कि उनको केवल चुनाव लड़ने की औपचारिकता करनी है, या सही मायनों में लोगों को उनका जनादेश के हिसाब से शासन दिलवाना है। इनके रहते हुए ये संभव नहीं है, ये निश्चित मान के चलिए आप।